हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? फटाफट से एक बार लाइव चैट में बता दो। आ चुकी है आपकी भौकाली मैम, एकदम बायोलॉजी का भौकाल वाला क्लास लेकर। पता है अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा है, रीजन क्या है? 2 महीने बाद हम यूट्यूब पर आए हैं और एक दिन में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट। भगवान, ठीक है, हम सोच नहीं सकते इतना प्यार, इतना सपोर्ट हमें मिल सकता है। हमें लगा 10 बच्चे या 200 सब्सक्राइबर मेरे आएंगे और क्लास में केवल 50 या 60 बच्चे देखने को मिलेंगे, लेकिन 150 बच्चे वेटिंग में हैं। 10,000 सब्सक्राइबर एक दिन में कंप्लीट। अब क्या चाहते हो? आप लोग जो किए हो ना, उसके लिए इतना ज्यादा मेरे अंदर प्यार भर गया, आपके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई है कि कसम से मेरा बस चले तो दिल निकाल कर आपके सामने रख दे। तो आपकी दीदू 2 महीने बाद आपका धमाकेदार बायोलॉजी का क्लास लेकर आ गए हैं। बहुत टाइम से आपको इंतजार था निधि मैम के क्लास का, तो इंतजार हुआ खत्म। आज की क्लास में 3 चैप्टर, जीवों में जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और मानव जनन, तीनों के मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले। तो सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ। आ चुकी है आपकी अपनी निधि मैम बायोलॉजी का एकदम सुपर डुपर क्लास लेकर। कैसे हो? ठीक है, कैसे हो आप लोग? फटाफट से बताओ। सबसे पहले निधि मैम के लैंग्वेज में बोले तो कैसे हो आप लोग? की हाल चाल? रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा माँ? एक बार लाइव चैट में बता दो, है ना, हम देख रहे हैं भैया। अरे क्या चाहते हो तुम लोग? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने प्यार और सपोर्ट के लिए यार। मतलब एहसान, पूरी जिंदगी एहसान मानेंगे तुम लोगों का। ठीक है, कहा जाता है कि एक भाई जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन आज इस बहन ने आप लोगों की जिम्मेदारी उठाई है। ठीक है, और यूट्यूब पर वादा करके जा रहे हैं जितना प्यार आप लोग हमें दिए हो ना। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप लोग? फटाफट से बताओ पहले, कैसे हो आप लोग? फटाफट से जल्दी जल्दी बता दो। लव यू बच्चा, लव यू ऑल, सबको सच में दिल से थैंक यू सो मच। आज तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से हमेशा एक टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम स्टूडेंट से मोटिवेट हुए। आप लोग जो मैसेज करते थे ना कि मैम आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं, वो मोटिवेशन लेकर हम आए हैं। ठीक है, तो तुम लोग हमें मोटिवेट कियो। एकदम ऐसे डिप्रेशन में जा चुके थे, हमें लगा खत्म, सब खत्म, यूट्यूब पर मेरा आना बंद, बट आपके मोटिवेशन की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, रोना नहीं है, ठीक है, रोना नहीं है, इसलिए चश्मा लगाकर हम बैठेंगे। हम रो नहीं रहे, हंस रहे हैं, स्माइल है। ठीक है, रोना नहीं है बिल्कुल भी, ना हम रोएंगे ना आपको रोना है। एकदम प्राउड के साथ क्लास लेना है। ठीक है, सभी लोग तैयार? चलो स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा लेट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो 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 आ जाओ क्लास में फटाफट से। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अब भैया सिर्फ रोने गाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करना है अपने को, है ना, पढ़ाई भी जरूरी है। तो भैया सबसे पहला सवाल आपके सामने है, हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। 2 महीने से गायब है, पढ़ाई लिखाई सब बंद तो नहीं ना हो गया? ठीक है, फटाफट से बताओ। पहला क्वेश्चन, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है कहां पर? जड़ों द्वारा कायिक जनन कहां होता है? आलू में, डहलिया में, प्याज में या जमी कंद में? कौन बताएगा? कौन बताएगा मेरे सवाल का जवाब? जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है कहां होता है? आलू, डहेलिया, प्याज या जमीकंद? तो मेरे रसगुल्लो, आपको पता है, क्या पता है? आलू जनन करता है कंद द्वारा। है किसके द्वारा? कंद द्वारा। प्याज भैया होगा नहीं, काहे कि वो करता है सल्क कंद द्वारा। ये भी सही। अब बचा डहलिया और जमीकंद। अब बचा डहलिया और जमीकंद। आपका सही जवाब होगा, क्या होगा? ठीक है, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आपको लाइव चैट में लिंक
पिन किया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। क्लास एंड होते ही नोट्स वहां पर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, नोट्स हम वहां पर अपलोड कर देंगे। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका डहलिया। डहलिया में जनन जड़ों द्वारा होता है। डहलिया में जनन किसके द्वारा? तो मेरे दोस्त जड़ों द्वारा होता है। पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से जंतु में ऊष्ट्रस चक्र कई बार चलता है? अब बच्चे सोचेंगे मैम ये ईस्ट्रस चक्र क्या है, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नालायक नालायक, भैया तुमको बताए थे ना, मद चक्र, ठीक है। क्या? मद चक्र। ऊष्ट्रस का मतलब हमने कहा जब 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 जितने भी जंतु लैंगिक जनन करते हैं, जितने भी जंतु लैंगिक जनन करते हैं, आपको उनमें क्या देखने को मिलेगा? तो लैंगिक जनन करने वाले जंतु मादाओं में दो चक्र चलता है, एक रज चक्र और दूसरा मद चक्र। रज चक्र चलता है उन मादाओं में जिनके पूर्वज बंदर है, ध्यान से डालो, जिनके पूर्वज बंदर यानी जो होगा प्राइमेट, उन मादाओं में रज चक्र चलेगा। और जिसके पूर्वज बंदर नहीं है, चूहा का पूर्वज बंदर है, कुकुर का पूर्वज बंदर है, गधा का पूर्वज बंदर है, भैंस का पूर्वज बंदर है, आपका जवाब होगा नहीं। आपका जवाब होगा नहीं, ये आपको याद रखना है। इन सभी के पूर्वज बंदर नहीं है, इसलिए इनमें कौन सा चक्र चलेगा? ओहो, उनमें चलेगा मद चक्र। लेकिन सवाल पूछा है कौन सा जीव है, क्योंकि देखो तुम लोग यूपी बिहार के बच्चे हो, ऐसे तो पूछेगा नहीं कि बताओ मद चक्र किस में चलेगा। घाली मूली वाला सवाल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि किसमें ज्यादा बार, कई बार मद चक्र चलता है। मद चक्र में होता क्या है आपको पता है? मद चक्र में मेरे दोस्त क्या होता है, तो इसमें इन मादाओं में हार्मोनल परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से ना इनके अंदर संभोग करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। जब मादाओं में मद चक्र चलेगा ना, तब ही वो पुरुष के साथ संबंध बनाएंगी, तो इसी को मद चक्र कहते हैं। और सबसे ज्यादा कई बार मद चक्र किसमें चलता है? तो आपका जवाब होगा चूहा में। किसमें? चूहा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे। आप सभी का हाफ ईयरली आ रहा है, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बायो पढ़ना है तो निधि मैम अपने दिमाग में, अपने जुबान पर एकदम प्रिंटर की तरह छाप लो। कोई बोले बायो, डायरेक्ट बोलो निधि मैम, है ना। तो बस ये चीज आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। किसी भी बोर्ड के हो, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। हाफ ईयरली तक पूरा बायोलॉजी अगर रटवा ना दिए तो भैया जैसे 2 महीने से गायब थे फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन वादा करते हैं आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी का किताब आपके दिमाग में रटवा के जाएंगे, ठीक है। तो बस आप तैयार हो जाओ। ताली एक हाथ से नहीं बजता, 2 हाथ से बजता है। आपने हमें सपोर्ट किया, अब ये निधि आपकी कर्जदार हुई। आप लोगों का एहसान चुकाने के लिए रात को 12 बजे तक जागना हो, हम तैयार हैं, ठीक है। रात को 12 बजे तक हम पढ़ाएंगे, हम आपके लिए खड़े हैं। आपकी बहन यहाँ पर आपके लिए खड़ी है, तो बायो का चिंता अब आपको नहीं करना है, हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं। और आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र, आपको पता है हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, चाहे हम हो, आप हो, चूहा हो, कौवा हो, सास हो, ससुर हो, ननद हो, भौजाई हो, देवरान हो, और हमारा कलुआ हो, ठीक है। बेचारा कलुआ बहुत रो रहा है, ठीक है, देवदास बन गया है, सोच रहा है कि हमको निधि मैम छोड़कर गई, ठीक है। तो कलुआ हम आ गए हैं, तुम भी वापस आ जाओ। तो फिर से कलुआ आ चुका। तो देखो कोई भी, किसी को भी ले लो, हम सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो याद रखना, केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। क्या? गुणसूत्र। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होता है। हम बार बार जाकर चेक कर रहे हैं कितने बच्चे लाइव है ना, थोड़ा सा और
सपोर्ट तो कर रहे हो, लालच नहीं करेंगे कि और करो और करो, बस अगर कर सकते हो तो थोड़ा सा और कर दो, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होता है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा गुणसूत्र मानव, केजुराइना, जियामेच यानी मक्का या फर्न। तो भैया दिमाग में छाप लो, सबसे ज्यादा गुणसूत्र आपको फर्न में मिलेगा। किसमें? फर्न में। किसमें मेरे दोस्त? फर्न में। आपको ये नाम याद रखना है। बोलो, क्लियर है? फर्न आपको क्लियर है? ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए फर्न न देकर नाम दे देगा ओपियोग्लोमस, है ना। तो हम आपको तैयार करेंगे दोनों के लिए। अगर ज्यादा चालाकी, है ना, भाई से चालाकी, ज्यादा चालाकी करेगा तो हम तैयार हैं। तो याद रखना, फर्न भी याद रखो और ओपियोग्लोमस भी याद रखो। ओपियोग्लोमस भी याद रखो। बताओ, क्लियर है? चलो, ओके, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विषम युग्मी प्रकाश के युग्मक निम्न पादप में होते हैं। आपको बताना है विषम युगी प्रकाश के युग्मक निम्न पादप में होते हैं। किस पादप में जो युग्मक होगा वो विषम युगी प्रकाश यानी प्रकाश के विपरीत, ठीक है। विषम युगी प्रकाश के युग्मक निम्न में से किस पादप में देखने को मिलेंगे? कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा या क्लैडोफोरा या क्लैडोफोरा। क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? है ना, आपके सामने सवाल है, विषम युगी प्रकाश के युग्मक निम्न पादप में होते हैं। कारा में, यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में या क्लैडोफोरा में, या क्लैडोफोरा में। तो आपका सही जवाब होगा क्या? ABCD, EFGHI JKLM। भैया JKLM नहीं दिया है, ठीक है। ABCD में बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? CCC। अरे नालायक, कारा होगा रे भैया, ठीक है। कारा इज द करेक्ट आंसर। कारा, ठीक है, कारा होगा। चलिए आगे की तरफ। भैया बहुत तैयारी खराब चल रहा है, ठीक है। 2 महीना हम नहीं पढ़ाए, तुम लोग तो भैया भूल गए, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। हमने पहले भी बोला, आपको हमेशा बोले हैं कि आपके लिए आप पहले अपने आप को इंपॉर्टेंट रखो, सबसे पहले खुद को इंपॉर्टेंट रखो। मेरी जिंदगी में एक चीज है, मेरे लिए हम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आप सोचोगे ना कि हम उसके लिए 1000 अच्छा काम करेंगे तो वो मेरे लिए एक अच्छा काम करेगा, कभी नहीं। ये सोच के करना ही मत कभी किसी के लिए कि वो आपके लिए उल्टा करेगा, ठीक है, कभी नहीं करेगा। लोग यहाँ पर आपसे काम निकलवाएंगे और गायब हो जाएंगे, ठीक है। आपको वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो अपनी जिंदगी में आप अपने आप को इंपॉर्टेंट रखो, कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, आप खुद को इंपॉर्टेंस दो। कहो हम खुद पसंद है, ठीक है, हम अपने साथ हैं, बस खत्म। आपको दुनिया का साथ नहीं चाहिए, आप खुद के साथ रहो। ऊपर वाला देख रहा है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होगा, बस इस चीज पे भरोसा रखो, ठीक है। और इस सवाल का सही जवाब बता दो कि 12 साल में बिल्कुल 10th की क्लासेस चलेगी। 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाएंगे। 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 10th वालों को चिंता नहीं करने का। आप हर जगह 10th के बच्चों को बोल दो कि निधि मैम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों, ठीक है, पूरा विज्ञान संभालने वाली है इसी चैनल पर। और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 12 साल में एक बार फूल कौन देता है? 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करने वाला पादप कौन है? आपका जवाब होगा नीलकुरेंजी। याद रखना, नीला कुरेंजी 12 सालों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। कितना? 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करने वाला कौन है? तो नीला कुरेंजी। ये बहुवर्षीय पादप है, ठीक है, एक वर्षीय नहीं, बहुत सालों में एक बार फूल देगा। 12 सालों में देने वाले का नाम नीला कुरेंजी। और अगर देता कि केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करने वाला कौन है, तो बस ये दो चीज, ठीक है, दो चीज पूरा हीरो हीरोइन लफड़ा लफड़ी के बाद अपने दिमाग में घुसा लेना, ठीक है। तन्नी मन्नी बाबू सोना के बाद जगह बच गया हो तो इसको डाल लेना कि 12 साल में नीला कुरेंजी और पूरे जीवन में 1 साल, तो बस ये 2 नाम रट्टा मार के बैठ जाओ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, बंगाल का आतंक, क्या मेरे दोस्त, बंगाल का आतंक किस पादप को
कहा जाता है? ठीक है, बंगाल का आतंक किस पादप को कहते हैं? वो कौन सा फूल है जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं? जैसे देखो, बहुत लोग हमको अब आतंकवादी कहने वाले हैं, ठीक है, तो मेरे ऊपर हम तैयार है, ठीक है, क्योंकि आपका साथ है। मेरे पास ढाल ऐसा वैसा नहीं है, अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, मेरे बच्चों का ढाल है। तो आतंकवादी भी कहा जाएगा, भगोड़ी है, ये है, वो है, बहुत नेगेटिविटी आने वाले, लेकिन अब हम झेलने को तैयार है क्योंकि आप मेरे साथ हो। तो ऐसे आएगा ना नेगेटिविटी, हम ऐसे फेंक देंगे, छू, ठीक है, ऐसे इधर से आएगा, ऐसे फेंक देंगे क्योंकि आप मेरे साथ हो। क्लियर? लेकिन यहाँ पर आपको बताने कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। यूट्यूब के आतंक तो चलो हम है, ठीक है, एक दिन में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए बिना कोई वीडियो का, तो अपने आप को चलो मान लो यूट्यूब के आतंक हम घोषित कर देंगे, लेकिन बंगाल का आतंक किसे कहा जाएगा? तो याद रखना, बंगाल का आतंक ब्रायोफिलम। हम भूल गए हैं, जरा बताओ हमको तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, जलकुंभी। जलकुंभी, इसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। बंगाल का आतंक, ठीक है, इसी को कहते हैं क्योंकि ये, इसको सबसे पहले, ये विदेशी पौधा है, एक चीज याद रखना, ये विदेशी पौधा है, इसको दूसरे देश से हमारे देश में लाया गया था, बंगाल में सबसे पहले लाया गया था। इसको जिस तालाब में लगाया गया, ये पूरा तालाब घेर लिया, उस तालाब से ऑक्सीजन खींच लिया, जिसके वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई और वहां के जीव जंतु मर गए, मारे गए। तो ये आपको याद रखना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी, क्लियर। एग्जाम तक फ्री में पढ़ाएंगे बच्चा, फ्री में, है ना? देखो, इसको चलाने के लिए पैसा लगेगा क्योंकि बोर्ड वोर्ड सब रेंट पर लिए हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत है क्योंकि पीडीएफ हम खुद बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो एडिट आपको पता हम खुद करते हैं, एसईओ वगैरह चैनल हम बनाए, सब कर रहे, धीरे धीरे सीख रहे हैं यूट्यूब से। वैसे देखो, यूट्यूब बहुत काम की चीज़ है, यूट्यूब से हम बैठकर सीखते रहते हैं कि कैसे वीडियो एडिट करें, कैसे क्लासेस लगाएं, ठीक है, एक दिन में 10,000 सब्सक्राइबर कैसे पहुंचाए, ये सब देखना पड़ता है ताकि अच्छा कर सके, ठीक है। तो कुछ मामले में यूट्यूब अच्छा भी है, सपोर्ट कर रहा है आप लोगों की तरह। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है किससे? फल का निर्माण किससे होता है? बीजांड से, अंडाशय से, पेरिकॉप से या वर्तिका से? या वर्तिका से? मैम अंकित सर कुछ बोले? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। देखो अंकित सर, आप लोग अंकित भाटी सर जो भी हैं, RWA के डायरेक्टर हैं, कह सकते हैं कि पूरा चैनल संभालने वाले वो हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई हैं क्योंकि उनके साथ रहकर हमको बहुत चीज़ सीखने को मिला, ठीक है। आप कभी उनसे मिलोगे ना तो आप पहली नज़र में ही उनको बड़ा भाई मान लोगे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनकी बातें जब वो बोलना स्टार्ट करते तो आपका मन करेगा बस वो बोलते रहे, हम सुनते रहे। आपका कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, झट से वो दूर कर सकते हैं। तो अंकित भाटी सर मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो हमको हम बड़ा भाई मानते थे, हैं और हमेशा मानेंगे। तो उनके बारे में ना हम नेगेटिव बोलेंगे, ना आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी प्लीज उनके बारे में कुछ मत बोलना। वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किए हैं, वो बहुत अच्छे, हम दावे के साथ यूट्यूब पर बोल सकते हैं कि उनके जैसा इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो बहुत अच्छे हैं, उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष, कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा सा नाराजगी मेरे लिए है, वो दूर हो जाएगा, भाई बहन लड़ाई करते ही रहते हैं, तो बस हमारा और उनका थोड़ा लड़ाई है, वो दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज किसी के बारे में नेगेटिव नहीं, गलती मेरी है यही समझ लो, हम गलत है। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल लिया कोई, जो देखा मैं आपने मुंह से बुरा न कोई। तो हमें किसी को गलत नहीं बोलना है, गलती मेरी है, ठीक है, हम गलत है, हम स्वीकार करते हैं, बात खत्म, है ना, बात खत्म। चलो अब आगे की तरफ, ठीक है, आगे बढ़े। फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण किससे होता है? तो याद रखना, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है मेरे दोस्त? तो आपको याद रखना है अंडाशय से होता है। क्लियर? फल का निर्माण अंडाशय से होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। आगे चलो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, याद रखना, बीजांड से बीज बनता है। देखो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बीज का निर्माण किससे होता है? तो बीजांड से। और फल का निर्माण किससे होता है? तो याद रखना अंडाशय से, याद रखना अंडाशय से, ठीक है। चलो आगे, मोनोकार्पिक पौधे का उदाहरण, वो पौधा इसमें से बता। मोनोकार्पिक किसको कहते हैं?
मोनोकार्पिक का मतलब होता है ऐसा पौधा जो एक बार फूल दिया, कट गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, तो बताओ वो कौन है जो एक बार पौधा दिया और उसका कहानी खत्म हो गया? गेहूं, चावल, गाजर, उपरोक्त सभी। देखो गेहूं में फूल आया, कटा, कहानी खत्म, चावल कटा, खत्म, गाजर कटा, खत्म। ये नहीं कि दोबारा गाजर निकलेगा, नहीं, गेहूं, चावल, गाजर एक बार। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है? एक वर्षीय पादप है, यानी मोनोकार्पिक पादप है। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। बताओ क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आलू के किस भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? आपके सामने सवाल है, आलू के किस भाग में कायिक जनन होता है? आहा टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर की बात ही नहीं है, आहा आलू बड़े मजेदार। तो भैया आलू याद रखना, आलू भूमिगत तना के द्वारा जनन करता है। आलू किसके द्वारा? भूमिगत तना के द्वारा। कौन सा तना का कौन सा रूप? कंद द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा? कंद द्वारा जनन करता है। बताइए क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। ठीक है, एक भ्रूण कोश में, याद है भ्रूण कोश? भूल गए हैं? भूल गए? भ्रूण कोश याद है कि नहीं? भ्रूण कोश पुष्प का मादा भाग, जायांग, जायांग की इकाई स्त्री केसर, स्त्री केसर का नीचे का फूला हुआ भाग, अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है? तो मेरे दोस्त 3 कोशिका ऊपर, 1 कोशिका बीच में, 3 कोशिका नीचे। ठीक है, टोटल 3, 4, 5, 6, 7 कोशिका पाई जाती हैं। और केंद्रक हमने कहा था बिना शरीर, अगर शरीर है तो उसमें आत्मा जरूर होगा, अगर शरीर है तो उसमें आत्मा जरूर होगा। तो मेरे दोस्त क्या इन सब का कोशिका है, तो कोशिका के अंदर केंद्रक जरूर होगा। इन सब के पास एक एक केंद्रक, नीचे वाले के पास एक एक केंद्रक। ये जो बिचवा वाली चुड़ैल है इसके अंदर 2 गो आत्मा है, इसके अंदर 2 गो आत्मा है। तो केंद्रक कितना हुआ? 3 2 5, 3 2 5, 6 7 8, केंद्रक हो गया 8, केंद्रक हो गया 8। तो भैया कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा? 7 कोशाएं 8 केंद्रक, 7 कोशाएं 8 केंद्रक, ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बताओ मैम कैसे हैं? मैम यूट्यूब पर 57 डे बाद नजर आ रही हैं। हे भगवान बताओ। ठीक है, आजकल देखे थे पिक्चर में, वो अभी सैयारा मूवी आया था। ठीक है, मेरा बड़ा मन था उस पर एक वीडियो बनाने का, हर चैनल पर हर टीचर बना रहा था, और हम उस सैयारा मूवी के टाइम पर यूट्यूब से गायब थे। हम तड़पते थे कि काश हम यूट्यूब पर आते, हम भी बोलते बच्चों को कि सैयारा मूवी हम देख कर आए हैं, बहुत ही निब्बा निब्बी वाली मूवी है। ठीक है, लेकिन हम बोल नहीं पाए थे, आज आए हैं। ठीक है, तो आज बोल रहे हैं, मत देखना क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, उस मूवी का डायलॉग है यार, अभी मेरे पास कुछ पल बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इंतजार कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्या है? वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? ठीक है, वायु द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, परागण का मतलब क्या होता है? पराग कणों का स्थानांतरण। बारात का मतलब क्या होता है ना? जितना दिन हम यूट्यूब से गायब थे ना, इतना शादी अटेंड किए हैं, सोच नहीं सकते। शादी का कार्ड भी नहीं आता था ना, हम पहुंच जाते थे। ठीक है, एकदम दूध चोटी बांध कर एकदम बढ़िया से चाट गोलगप्पा सब दबा के खाए हैं। तो बारात का मतलब क्या होता है? दुल्हन के घर आना। बारात का मतलब यही ना होता है जी कि दुल्हा का डीजे बाजा बजा करके दुल्हन के घर आना। उसी तरह परागण का मतलब होता है पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना, यानी मादा भाग तक जाना, इसी को कहते हैं परागण। परागण 2 प्रकार का होता है। अगर बिना माध्यम के परागण हो गया, यानी बिना किसी मदद के बारात पहुंच गया, तो उसको कहते हैं स्वपरागण। और अगर किसी माध्यम के मदद से परागकण हमारा मादा भाग तक पहुंचेगा, तो उसे कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं? पर
परागण, ये याद रखना है। दो तरह के परागण है, स्वपरागण, पर परागण। स्व का मतलब स्वयं से हो जाना और पर का मतलब किसी दूसरे माध्यम के द्वारा होना। तो यहां पर आपको बताना है कि वायु के द्वारा होने वाला परागण, जब वायु मदद करता है परागकण को क्या करने के लिए, पहुंचाने में, तो इसको क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त इसे कहा जाता है एनिमोफिली। एनिमोफिली इसका मतलब होता है वायु परागण। ठीक है, जब वायु के द्वारा परागण होता है तो इसे एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। ठीक है, जीटोनोगेमी का मतलब होता है समजात पुष्पी परागण। देखो कुछ नालायक कहते हैं ना कि मैम अंग्रेजी मत पढ़ाया कीजिए। देख लो सवालिया आया है अंग्रेजी में, दिख रहा है कि नहीं? अखियां खोल के देख लो, चश्मा लगाया हो तो हटा के देख लो, है अंग्रेजी में पूछा है कि नहीं? जीटोनोगेमी। बार बार बोलते हैं कि भैया अंग्रेजी पढ़ते रहो, अंग्रेजी में सवाल दे देता है, लेकिन हमारा बतिये नहीं मानोगे तुम लोग। समजात पुष्पी परागण। और ऑटोगेमी का मतलब होता है स्वयुग्मन। ठीक है, स्वयुग्मन, ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, आइए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, निम्न में से किस में लीवर विधि द्वारा, लीवर विधि द्वारा परागण होता है? आपको बताना है इनमें से किस में लीवर विधि द्वारा, लीवर का मतलब होता है ना, ये पुष्प का नर भाग है, नर भाग पर आता है हमारा कीट मधुमक्खी। ठीक है, भौरा कैसे, क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह। ठीक है, गाना गाते हुए हमारा जो भौरा है यानी मधुमक्खी है वो पुष्प पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही नर भाग पे बैठा, क्योंकि नर भाग क्या करता है, परागकण बनाता है, तो नर भाग नीचे को झुकने लगता है, ना बाबा ना, ना बाबा ना, और हमारा कीट अंदर की तरफ घुसता जाएगा, नर भाग में घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, ताकि उस नर भाग में जितने भी परागकण हैं वो कीटों के पूरे शरीर पर चिपक जाए, कीट के पूरे शरीर पर चिपक जाए, ताकि कीट जैसे ही मादा भाग पर पहुंचे परागकण भी उसके साथ पहुंच जाए। इसको कहते हैं लीवर विधि। और ये किसमें होता है? तो मेरे दोस्त सही जवाब है साल्विया में। किसमें होता है? तो भैया सही जवाब है साल्विया में। ठीक है, निम्न में से किसमें लीवर विधि द्वारा परागण होता है? द करेक्ट आंसर इज साल्विया। क्या? साल्विया। बताओ क्या सभी को क्लियर? ओके ओके, आप लोगों का जो भी डिमांड होगा आप कमेंट में बताना, हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ेंगे भी और रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, आज हमारा पहला क्लास है, दूसरा क्लास तब आएगा जब हमारा 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। अभी 50 सब्सक्राइबर से हम दूर चल रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दोगे तो भैया क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा मेरा दूसरा क्लास। तो दूसरा क्लास 10,000 सब्सक्राइबर पर आएगा, तो तैयार रहना है। ठीक है, तैयार रहना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, क्या है? तो याद रखना अगला सवाल है, पंखनुमा वर्तिकाग्र किसमें पाया जाता है? सवाल क्या है? पंखनुमा, पंखनुमा वर्तिकाग्र किसमें पाया जाता है? कौन बताएगा? पंखनुमा से याद आया, जब हम अपने क्लास यूकेजी में थे तो हमको परी बनाया गया था। मेरा गाना था, मैं परियों की रानी रानी मैं न करूंगी शादी शादी। भैया ये गाना था कसम से, ये किस गाने पे हमको नचवाया गया परी बनाकर? सोचो, आज हम सोचते ऐसा क्यों किया गया था मेरे साथ। ठीक है, क्या ही मजाक था। शादी तो करना है हम सबको एक ना एक दिन। ठीक है, लेकिन चलो अभी परियों की रानी पर नहीं जाना है। अभी आपको इस सवाल का जवाब देना है कि किसका वर्तिकाग्र पंखनुमा होता है? किसका वर्तिकाग्र पंखनुमा होता है, ये आप बताओ। गेहूं में, मटर में? अच्छा, हम शादी का बात किए हैं अपना, लेकिन लड्डू उधर फूट रहा है। का भैया है, अभी दीदी का हुआ नहीं, तुम लोग अपने फिराक में पड़ गए। रुको जरा, सब्र करो, है ना। पहले सवाल का जवाब दो, पहले 12 पास करो, पहले दूध का दांत टूट जाए। ठीक है, पहले कमाओ धमाओ, पैसा वैसा लाओ अपने पास, फिर सोचना उसके बारे में। समझ में आया? नालायक। यहाँ जवाब दो, पंखनुमा वर्तिकाग्र किसमें होता है? तो सही जवाब होगा गेहूं में। किसमें? गेहूं में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए पंखनुमा वर्तिकाग्र किसमें पाया जाता है? सही जवाब होगा गेहूं में। किसमें? गेहूं में। अगला सवाल आपके सामने, चिरेप्टेरोफिली, क्या
कैरेक्टर, उसको बोलते कैरेक्टरो है, लेकिन हम लोग बिहार वाले हैं, बिहार वालों का जानते हो अंग्रेजी थोड़ा टाइट होता है, तो हम कैरेक्टरो ना बोलकर अपने स्कूल में चिरोप्टेरो बोलते थे, तो आप लोग कैरेक्टरो बोलना, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होगा। कैरेक्टरोफिली परागण किसके द्वारा होता है? देखो नाम में आ रहा है क, च, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, च आ रहा है। अगर हम लोग उल्टा सीधा अंग्रेजी पढ़े तो इसको पढ़ेंगे चैरेप्टेरोफिली, तो चैरेप्टेरो में च आ रहा है, तो च से याद रखना चमगादड़, च से याद रखना चमगादड़। क्लियर? कैरेप्टेरोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना चमगादड़ के द्वारा। किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा हमारा परागण होने को कैरेप्टेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेप्टेरोफिली कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद करो, अगर आप लोग मेरा स्टार्टिंग से क्लास कर रहे होगे वहां का भी, तो हमने कहा था कि देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये हम मान लो कलुई का घर है, ये क्या है? कलुई का घर है, अंदर कलुई बैठी है। कलुआ 2 महीना से जैसे हम गायब है, हमारा कलुआ भी गायब है। अब कलुआ के अंदर छटपटाई आ गया कि निधि मैम तो यूट्यूब पर आ गई है, निधि मैम को तो बच्चों ने खूब सपोर्ट कर दिया, भैया हमहू को तन्नी मनी सपोर्ट मिल जाए ताकि हम अपने कलुई के पास चले जाए। 2 महीना से हम कलुई का मुंह नहीं देखे हैं, उसका करिया करिया मुंह नहीं देखे हैं, हमको उसको देखना है। तो हमने कहा तुम्हारे पास 3 रास्ता है, तुम्हारे पास 3 रास्ता है, या तो ऊपर से छत पर से इससे मिलने के लिए आ जाओ, ठीक है, या तो मेन गेट से चले जाओ, या तो दरवाजा तोड़ कर चले जाओ। 3 रास्ता है। वैसे ही सेम वैसे ही ये हमारा भ्रूणकोश है, उसमें ये मादा युग्मक है। अब इस मादा युग्मक तक हमारे परागकण को पहुंचना है, तो इसके पास 3 रास्ता है, या तो ये ऊपर से यानी निभाग की तरफ से आ जाए, तो अगर निभाग की तरफ से आएगा तो इसे कहेंगे निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। अगर ये मेन गेट से आएगा तो इसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। और अगर ये आपका दरवाजा तोड़ कर आएगा तो इसे कहते हैं बीजांड काय प्रवेश, बीजांड काय प्रवेश। समझ में आया? तो आपका सवाल है कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होता हुआ, इधर से बीजांड द्वार मतलब बीजांड द्वार से होता हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वारी प्रवेश। अंग्रेजी में बोला जाता है पोरोगैमी, ठीक है। चैल्गोगैमी का मतलब होता है निभागीय प्रवेश। जब निभाग के तरफ से आएगा तो निभागीय प्रवेश कहलाएगा, जब बीजांड काय की तरफ से आएगा तो बीजांड काय प्रवेश कहलाएगा। और जब आपका कहां से आएगा? जब आपका बीजांड द्वार की तरफ से आएगा तो इसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक है। तो देख लो अंग्रेजी वर्ड कैसे नाच रहा है नागिन की तरह, ठीक है। अंग्रेजी में सवाल आ रहा है, परीक्षा का सवाल है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के लाए हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे सकता है। अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को तैयार रखो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 10,000 कंप्लीट, अरे भैया अभी नहीं हुआ है, अभी कम है, ठीक है। सब्सक्राइब करो फिर होगा, है ना। चलो कोई ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विनिषेचन की खोज की गई थी, द्विनिषेचन की खोज किसने किया? द्विनिषेचन की खोज किसने किया? किसने बताया कि पौधे में एक बार नहीं 2 बार निषेचन होता है? किसने बताया कि पादपों में 2 बार निषेचन होता है? आपका जवाब होगा SG नवास्चिन ने, ठीक है। आपका जवाब होगा नवास्चिन ने। नवास्चिन ने बताया कि पौधों में एक बार नहीं, कौन से पौधा? आवृत बीजी पादप, रट्टा मार के बैठ लो। आवृत बीजी पादप, आवृत बीजी किसे कहते हैं? ऐसा पादप जिसका बीज फल के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा पादप जिसका बीज फल के अंदर होता है, हम उसको आवृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी पादप में 2 बार निषेचन होता है, ये बात बताया था नवास्चिन ने, ये बात बताया था नवास्चिन ने। ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। कायिक प्रवर्धन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जब पौधों में उसके कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनता है तो हम उसे कायिक जनन कहते हैं। क्या? कायिक जनन का मतलब जब पौधों में उसके कायिक भाग यानी जड़, यानी तना, यानी पत्ती से नया पौधा बनता है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। तो कायिक जनन का मतलब क्या है? पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन। ठीक है, पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बताओ जरा, क्या समझ में आया? क्या आपको मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको सारा चीज समझ में आ गया? देन हम आगे की तरफ बढ़े। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो मजा आ रहा है कि नहीं है? इतने दिन बाद हमको देख रहे हो है ठीक है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। क्या आप लोग खुश हो मेरे आने से? यार कोई गाना तो गा देते। बहारो फूल बरसाओ हमारी मैडम आई है। खुद के लिए गा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बायो क्लास है ये। अगला सवाल, निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता? आपको बताना है इनमें से हम किसका इस्तेमाल कायिक जनन में नहीं करते हैं। जल्दी बताओ। ठीक है, निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता? आपका जवाब क्या होगा? कलिका, पत्रकंद, ट्यूरियन या पुष्पाणु? तो भैया पुष्पणु ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका इस्तेमाल कायिक जनन में नहीं होता। इसका इस्तेमाल कायिक जनन में नहीं होता। पुष्प भी ले सकते हो। ठीक है, पुष्प में लैंगिक जनन होता है। पुष्प में क्या होता है मेरे दोस्त? याद रखना, लैंगिक जनन होता है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? कायिक जनन। कायिक जनन क्या है? पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन। कोई पूछे कायिक जनन क्या है तो पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन, इसी को हम कहते हैं कायिक जनन। पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो कायिक जनन कहलाता है। याद रखना, कायिक जनन में हम कलिका का इस्तेमाल करेंगे, पत्रकंद का इस्तेमाल करेंगे, ट्यूरियन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पुष्प का नहीं, क्योंकि पुष्प लैंगिक जनन करता है, अलैंगिक नहीं। ठीक है। हाँ जी, रोज क्लास होगा, रेगुलर क्लासेस होगा। 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही मेरा दूसरा क्लास शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही मेरा दूसरा क्लास आपको यहीं पर शेड्यूल मिल जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगा सब पता चल जाएगा। और अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं? आपको बताना है इनमें से वो कौन सा विकल्प है जिसमें जो हमारा पौधा है दोनों एक ही चीज से निकलेगा। डहेलिया व अदरक? नहीं, डहेलिया जड़ से, अदरक प्रकंद से। ठीक है, डहेलिया व गुलाब? ना। आलू व शकरकंद? ना। आलू व गन्ना? हाँ, आलू व गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं? तो डी। भूमिगत तना से दोनों के दोनों एक नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों नया पौधा बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं कर सकता? इनमें से वो कौन है जो कायिक प्रवर्धन, देखो आलू में कंद यानी आक से एक नया भाग बनता है, अदरक में प्रकंद द्वारा नया पौधा बनता है, ब्रायोफिलम पत्ती में उसके किनारों वाले भाग से एक नया पौधा बनता है, लेकिन
भैया गन्ना के अंतर पर्व के बीच का टुकड़ा वो नया पौधा नहीं बनाता। सवाल है इन चारों में से वो कौन है जो नया पौधा नहीं बनाएगा? तो आलू अपने कंद के द्वारा नया पौधा बनाता है, अदरक प्रकंद द्वारा बनाता है, ब्रायोफिलम पत्ती के किनारों पर पाए जाने वाले कलिकाओं पत्तियों से नया पौधा बनाता है। लेकिन गन्ना अपने अंतर पर्व के बीच के टुकड़ों से नया पौधा नहीं बनाता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया? ये थोड़ा लाइक वाइक कर दो जी। तुम लोग हैं क्या कंजूसी कर रहे हो जी? बताओ, तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो हैं? ए भैया थोड़ा लाइक कर दो, तनी से शेयर कर दो। ठीक है, देखो हम शेयर कर देते हैं, तुम लोग तो करोगे नहीं, हम ही को करना पड़ेगा। तनी शेयर कर दो और लाइक का बटन दबाई दो फटाक से। ठीक है, फटाक से लाइक का बटन दबा दीजिए। और आपका अगला सवाल आ चुका आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक स्पीशीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। दूसरा, छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा गेम होता है, मतलब बड़ा होता है, और जीवों का जीवन काल लंबा होता है। एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है। किसी भी जीव का जीवन काल कई सालों तक का नहीं हो सकता। आप बताओ इसमें से कौन सी बात सही कही गई? हो गया मैम, चेक कर लीजिए। सच में भगवान अच्छा करना। ठीक है, तो ये ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट। गला सूख रहा है, पानी चाहिए हमको, लेकिन पहले आप लोग को पढ़ा देते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है। एक जीव का जीवन काल क्या होता है? उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय का अवधि होता है। हम उसे जीवन काल कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। बताओ, क्लियर? ठीक है, लव यू निधि दीदू, थैंक यू सो मच। भैया मेरे नाम से इतने सारे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये मेरा चैनल नहीं है, 10,000 मेरा नहीं हुआ है, हमारा हुआ है। ठीक है, बिहारियों का आदत होता है ना हम बोलना, तो ये हमारा चैनल है, नॉट मेरा। ठीक है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब का चैनल है। ये उसका चैनल है जो बिहार की बेटी है, ये उसका चैनल है जिसका जुबान पूरा का पूरा यूपी वाला बनारसी है, ये उसका चैनल है जिसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन हैं। ठीक है, ये उसका चैनल है जिसके इतने मासूम, ठीक है, इतने सच्चे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये हम सब का चैनल है। तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, आप सभी को बधाई 10,000 कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। अगला सवाल इंतजार कर रहा है, क्या है? एक कोशिकीय जंतु को अनस्वर कहा जाता है क्योंकि जितने भी हमारे एक कोशिकीय जंतु हैं वो अनस्वर है। अनस्वर का मतलब वो कभी मरते नहीं, वो अमर है। क्यों अमर है? क्या रीजन है क्यों उन्हें अमर कहा जाता है? क्योंकि वे आकार में अनिश्चित वृद्धि करते हैं, वे तापक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सहन कर सकते हैं, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन कर सकते हैं, वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। क्या रीजन है? किस रीजन के वजह से, किस रीजन के वजह से एक कोशिकीय जंतु को अमर कहा जाता है? तो सी बोल रही है, अरे हुसैन जी ए सबाना, सी नहीं होगा। ठीक है, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन कर सकते नहीं, वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में अपने आप को तोड़ करके बच्चा बना दिया, फिर वो बच्चा अपने आप को तोड़ के अपना बच्चा बनाएगा, फिर वो बच्चा तोड़ के अपना बच्चा बनाएगा, ऐसे बच्चे बनते जाएंगे। तो एक कोशिकीय जंतु को अनस्वर कहा जाता है क्योंकि वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं, क्योंकि वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें अमर कहा जाता है, इन्हें अनस्वर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? आपका सवाल है, इनमें से वो कौन है जो कई सालों तक जिएगा? निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? बरगद का पेड़, कछुआ,
तोता या हाथी? तो आपका सही जवाब होगा, क्या होगा? बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद का पेड़ सबसे लंबा जीता है, 200 से 300 साल। आपको एनसीईआरटी में 200 साल मिलेगा। ठीक है, तो जीवन काल सबसे लंबा किसका होता है? याद रखना, बरगद के पेड़ का। किसका होता है मेरे दोस्त? तो आपका सही जवाब होगा बरगद के पेड़ का। बताओ, क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर? हाँ जी, ठीक है मैम, आप ज्वाइन कर लीजिए। बच्चा अगर किस्मत में रहा तो बिल्कुल, अगर मौका, अगर किसी को लगा कि हम इतने बड़े चैनल पे पढ़ाने के लायक हैं, मौका अगर हमको उन्होंने दिया तो बिल्कुल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, बस मौके का इंतज़ार है, बस मौके का इंतज़ार है, क्योंकि अपने आप को साबित करना है, अपना घर चलाना है, सबसे मेन चीज़ यही है। ठीक है, एक फैसला तो हम भी बहुत बड़ा ले ले कि यार अब हमको यही करना है, हमको नहीं जाना है ये वो, लेकिन घर भी तो चलाना है। आप खुद सोचो, आपके ऊपर भी तो जिम्मेदारी पड़ेगी। आज आप 12th में हो, जैसे 12th पास करोगे ना, आपको खुद लगेगा यार पापा को कहते हैं अब वो काम ना करे, अब हम संभालेंगे पूरा घर। तो बस वही चीज़ है कि हमको भी अपना पूरा घर संभालना है। हम चाहते हैं कि हम अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाएं, मेरे पापा को काम ना करना पड़े, मेरा भाई सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। ठीक है, मेरी मम्मी को चिंता ना रहे दवाइयों का, कब आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, सब हम कर ले। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो बिल्कुल बढ़ेंगे आगे, बड़ी कंपनी में काम करेंगे, है ना। तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर एक दिन कॉल आएगा, मैम आप हमारे यहाँ आ जाओ। चलो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। क्या है अगला सवाल? देख लो जरा। जायांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे कहते हैं। ठीक है, पराग कण को ग्रहण कौन करता है? पराग कण को ग्रहण कौन करता है? तो मेरे दोस्त याद रखना, परागकण कहाँ गिरता है? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, पुष्प का मादा भाग ऐसा है, पुष्प का मादा भाग ऐसा है, यहाँ पर परागकण कहाँ आकर गिरता है? तो याद रखिएगा, ये यहाँ वर्तिकाग्र पर। ठीक है, परागकण कहाँ गिरता है? तो याद रखना, वर्तिकाग्र पर गिरता है। कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित है। आपका सवाल है, मकरंद ग्रंथियों युक्त, अगर कोई पौधा है जिसका पुष्प एकदम सुगंधित है, महक ऐसा गुलाब की तरह, फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए, क्लास है निधि मैम का, आनंद लीजिए। ठीक है, तो वैसे ही समझ लीजिए कि भैया अगर कोई सुगंधित पुष्प है तो उसमें कौन सा परागण होगा? जल परागण, कीट परागण, वायु परागण या घोंघा के द्वारा परागण? तो आपका सही जवाब होगा कीट परागण। ठीक है, जब कोई सुंदर फूल है, सुगंधित फूल है, तो उसके आगे पीछे कीट न मंडराएंगे जी, तो वहां पर परागण कौन सा होगा? कीट परागण होगा। कौन सा परागण होगा? कीट परागण होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। बताओ, क्लियर? क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनन छिद्र क्या काम करता है? परागकण का संरचना याद है, ये परागकण है, इसमें दो परत होता है, एक मोटा परत बाहरी और एक अंदर वाला परत जिसको हम अंतःचोल कहते हैं। बाहरी परत को बाह्य चोल कहा जाता है और अंदर वाली परत को अंतःचोल कहा जाता है। सबको ये पता है। अब देखो, बाहरी भाग पर जगह जगह पर छिद्र होता है, यानी जगह जगह पर हमारा स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता। बाह्य चोल एक रसायन से मिलकर बना होता है जिसको स्पोरोपोलिन कहा जाता है। जहां जहां ये नहीं पाया जाएगा वहां पर खाली जगह होगा, उस खाली जगह को हम जर्मपोर कहते हैं या जनन छिद्र कहते हैं, या जनन छिद्र कहते हैं। आपको बताना है इसका काम क्या है। तो जनन छिद्र का काम होता है क्या करना मेरे दोस्त? तो पराग नलिका बनाना। ठीक है, जनन छिद्र से ही पराग नलिका का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? तो आपका सही जवाब होगा पराग नलिका का प्रारंभ। क्या? पराग नलिका का प्रारंभ। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है? सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े अगले की तरफ, बढ़े भैया अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपिटम क्या करता है? आप सबको पता होगा। क्या पता होगा भैया? ये पुष्प का नर भाग है,
ऊपर वाले भाग को कहते हैं, जो फूला हुआ भाग है उसे परागकोश कहते हैं। इस परागकोश में 4 परत होता है। इस परागकोश को जब अंदर से काटा जाएगा तो काट कर देखा जाएगा तो इसमें 4 परत पाया जाता है, बाह्य परत, अंतः परत, मध्य परत और टेपिटम। क्या क्या है? बाह्य परत, अंतः परत, मध्य परत और टेपिटम। आपको बताना है टेपिटम क्या करता है। टेपिटम परत का क्या काम है? तो मेरे दोस्त, टेपिटम का काम है ए, पराग भित्ति का निर्माण करना, बी, पराग कोश के अंदर, ठीक है क्या, पराग कोश के अंदर की ओर पुष्टि कारकों का परिवहन करना, सी, लघु बीजाणु चतुष्कों को पृथक करने के लिए कैलेज एंजाइम का संश्लेषण करना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जरा बताओ क्या लग रहा, क्या लग रहा है? टेपिटम का कौन सा कार्य, टेपिटम क्या कार्य करता है? आपका जवाब होगा टेपिटम सारा काम, पराग भित्ति का निर्माण भी करेगा, पराग कोश के अंदर की ओर पुष्टि कारकों का परिवहन भी करेगा और लघु बीजाणु चतुष्कों को अलग करने वाला एंजाइम कैलेज एंजाइम का भी निर्माण करेगा। तो आपके एग्जाम में हो सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न में दे दे कि टेपिटम का कार्य बताइए, रट्टा ही मार लो, ठीक है, और ना डंडा मार के पढ़वाएंगे, ये तीनों रट्टा मार लो कि टेपिटम क्या क्या काम करता है। पोषण का काम करता है, पराग भित्ति का निर्माण करता है और लघु बीजाणु चतुष्कों को अलग करने वाला कैलेज एंजाइम निर्माण करता है। ये आपको रट लेना है, आपको रट लेना है, याद कर लेना है ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। रजनी सिंह मैम 10 की क्लास चलती है, बिल्कुल 10 का क्लास स्टार्ट करने वाले। अगर 10 के बच्चों का सपोर्ट मिला, ठीक है, 10 के बच्चे अगर मेरे पास 100 भी आ गए तो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मेरे लिए अगर हमसे पढ़ने के लिए एक बच्चा भी आएगा ना तो हम ये चैनल चलाएंगे, ठीक है। तो भैया अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो हम तैयार हैं। मैसेज आ रहा है भैया, डर लग रहा है हमको, है ना, डर भी लग रहा है हमको। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज देखें। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री और घास के भ्रूणों में सत्य समजात संरचनाएं हैं। आपको बताना है द्विबीजपत्री पौधे और घास के भ्रूण में दोनों में कौन सा ऐसा रचना है जो समजात है, जो समजात है। समजात का मतलब भैया दिखने में सेम, काम अलग अलग। तो भैया याद रखना, घास में पाया जाता है बीजपत और द्विबीजपत्री में पाया जाता है स्कूटेलम। ये दोनों के दोनों समजात रचना है। कैसा रचना है? समजात रचना है। कैसा रचना है? समजात रचना। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो क्लियर। ठीक है, अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। कुछ पौधों में एक घटना देखी जाती है जिसमें लैंगिक उपकरणों के भागों का उपयोग बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? कभी कभी सवालिया ऐसा आता है ना, पवन सिंह का गाना की तरह, है ना, मर्द नाही माथा के दर्द हवे राजा जी, वह वाला हाल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आधे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा। सवाल कह रहा बिना निषेचन के, बिना नर और मादा युग्मक के मिले भ्रूण बन गया, बीज बन गया, इसको क्या कहते हैं? जरा याद करो, क्या पढ़ाया था हमने? हमने कहा था आपको, क्या कहा था? जब बिना निषेचन के भ्रूण बन जाए या बीज बन जाए, इसको कहते हैं एपोमिक्सिस, यानी असंग जनन, यानी असंग जनन। अगर कहता बिना निषेचन के फल बन गया तो अनिषेक फलन। अगर देगा बिना निषेचन के भ्रूण या फिर बीज का निर्माण तो रट्टा मार के बैठ जाओ, असंग जनन। क्या? असंग जनन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी को यहां तक क्लियर है? क्या सबको यहां तक समझ में आ रहा है? आ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक पुष्प में यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है और यदि गुरु बीजाणुओं में से एक गुरु बीजाणु भ्रूणकोश में बदल जाता है तो उसके केंद्रक होंगे,
ठीक है, भ्रूणकोश कैसा होगा? आपको सिंपल सा ये बताना, याद होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाती है, जिनमें से 3 नष्ट हो जाता है, 1 बच जाता है, जो भ्रूणकोश कहलाता है, जो भ्रूणकोश कहलाता है। पढ़े होगे, भूल गए जी? हैं, पढ़ाई थे कि नहीं कि गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन करके गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। 4 को गुरु बीजाणु बनाता है, जिनमें से 3 गो नष्ट हो जाता है, 1 गो बच जाता है, जो बच गया उसको कहते हैं भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश कैसा होगा? द्विगुणित होगा। कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ये आपका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ। भैया अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा ना? अर्धसूत्री होता तो आधा हो जाता, और बोल रहा है अर्धसूत्री नहीं है, तो भैया गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 2n, तो बच्चा में भी 2n। पढ़े हो कि नहीं? विभाजन 2 तरह का होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब आधा। हमारे पास 2 रुपया है तो हम अपने लड़का को देंगे 1 रुपया, हम अपने लड़का को देंगे 1 रुपया। और अगर समसूत्री होगा तो हमारे पास 2 रुपया, तो हम अपने लड़का को देंगे 2 रुपया। तो बस वह पूछ रहा कि जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री नहीं हुआ तो फिर गुरु बीजाणु कैसा होगा? तो भैया अपने मम्मी के जैसा होगा, द्विगुणित। कैसा होगा? द्विगुणित, द्विगुणित। अगर अर्धसूत्री विभाजन होता तो अगुणित होता, नहीं हुआ है तो द्विगुणित होगा, नहीं हुआ है तो द्विगुणित होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखा जाए क्या है। वह घटना जिसमें अंडा से बिना निषेचन के फल बना देता है, जरा बताओ तो। बिना निषेचन के फल का बनना, बिना निषेचन के फल का बनना क्या कहलाएगा? निधि दीदू, आपका एक और चैनल था निधि मैम फैन पेज, बच्चा वो कॉपीराइट देकर बंद कर दिया गया है ना। मेरा 60,000 का चैनल था वो। कोई नहीं, कहते ना, एक बंद होगा दूसरा लाएंगे, दूसरा बंद होगा तीसरा लाएंगे। जब तक तुम लोग मेरे साथ हो यार, है ना, तुम लोग जब तक मेरे साथ हो, याद रखना, ऐसे 10,000 की बात करें, लाखों का चैनल बनाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, है ना। तो बस आप साथ बनाए रखो, हमको कोई गम नहीं है। मेरा 60,000 का चैनल गया, हमें कोई अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हो। वैसा 60,000 का चैनल हम इसको तैयार कर देंगे, है ना। तो जब तक आप मेरे साथ हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और इस सवाल का सही जवाब अनिषेक फलन होगा। बिना निषेचन के फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। अंग्रेजी में कभी कभी दे देता है तो याद रखना, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिपक्व अवस्था में, अभी जस्ट कराए, जो नहीं बताया, कहीं डंडा वंडा हमको दिख नहीं रहा है ना। कुछ मिलेगा तो हम घरे आएंगे डंडवा लेकर, बसौटा दे, बसौटा देंगे। अबे तुरंत तीसर का चौथ का क्वेश्चन था कि परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो उसमें कितना? 7 कोशिका 8 केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 7 कोशिका। देखो नालायक ए पे जा रहे, अरे गधा है, अरे गधा, इस 7 केंद्रक न दिया है जी। पढ़ाए नब्बे कि ई भ्रूणकोश है, 3 गो कोशिका ऊपर, 1 गो कोशिका बीच में, 3 गो कोशिका नीचे। ऊपर की तीनों कोशिका को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, समझे। बीच वाली कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। इसका एक और नाम है द्वितीयक केंद्रक। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 केंद्रक होता है, बाकी सबके पास एक एक केंद्रक है। ई महारानी जी के पास 2 गो केंद्रक होता है। नीचे की 3 कोशिका में बीच वाला अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, अगल बगल वाली कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। अबे पढ़ाए तुम लोग तो भैया दिलवे तोड़ देते हो, राजा जी के दिलवा टूट जाई, है ना। तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा जी। कम से कम अब्बे का पढ़ाया हुआ अब्बे तो याद रखो, हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि आज पढ़ाए कल भूल गए, हमको तो नालायक मिले, अभी पढ़ा रहे अभी भूल रहे हैं। तन्नी मन्नी तो याद रखो दिमाग में,
ऑप्शन नंबर डी होगा 8 केंद्रक 7 कोशिका। क्या? 8 केंद्रक 7 कोशिका, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहता है? ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा पौधा है, वो कौन से पौधों का कुल है जिसमें परागकण कई महीनों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, जिसमें परागकण कई महीनों तक जिंदा रहते हैं। तो इसका जवाब आपको नहीं पता होगा, कोई नहीं पढ़ाया है, हमको पता है तो हम पढ़ा देते हैं। करेक्ट आंसर होगा पोएसी रोजेसी। याद रखना, पोएसी रोजेसी ये क्या है? तो याद रखना, इनमें परागकणों की जीवन क्षमता कई महीनों तक रहता है। पोएसी रोजेसी में क्या देखने को मिलेगा? याद रखिएगा, इनकी जीवन क्षमता कई महीनों के बाद तक बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है, यानी एक के अंदर एक होता है। ठीक है, बताओ इनमें से किसके अंदर क्या है? परागकोश के अंदर परागकण, करेक्ट है। नर युग्मक, परागकण के अंदर 2 नर युग्मक, करेक्ट है। ठीक है, फल के अंदर बीज, करेक्ट है। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। बताओ जरा तो क्या होगा? ठीक है, पादप का वह कौन सा भाग है जिसमें 2 पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती है? तो परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। ठीक है, परागकण के अंदर 2 नर युग्मक पाया जाता है, फल के अंदर बीज पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 3। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहां पर संलयित होता है? ठीक है, बीजांड देखे हो, ये बीजांड का संरचना है, ये बीजांड का संरचना है। ठीक है, और यहाँ पर डंठल होता है जिसको बीजांड वृंत कहते हैं। आपको ये जगह बताना, इस जगह को क्या कहते हैं जहां पर बीजांड और बीजांड वृंत आपस में जुड़े। जैसे देखो, ये हमारा सर है, ये हमारा धड़ है, सर और धड़ को जोड़ने वाला गर्दन है, गर्दन। वैसे ही आपको बताना है बीजांड और बीजांड वृंत को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? बीजांड और बीजांड वृंत को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे नाभिका, हाइलम कहते हैं, हाइलम। ठीक है, नाभिका कहते हैं, नालायक। ठीक है, बीजांड वृंत और बीजांड को जोड़ने वाला याद रखिएगा क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलकुंभी और जल लीली में परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है, जलकुंभी और जल लीली में परागण किसके द्वारा होता है? तो देखो, जलकुंभी पानी में पाया जाता है, जल लीली पानी में पाया जाता है। तो कुछ बच्चे दौड़ के भागेंगे पानी की तरफ कि पानी में रहता है तो पानी के द्वारा परागण करेगा, है क्या? पानी में रहता है तो पानी के द्वारा परागण करेगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये पानी में रहता है लेकिन पानी से परागण नहीं करता। फिर किससे करता है? कीट और वायु से। इनमें कीट भी परागण कर देगा। देखो, जिसका फूल सुंदर, देख रहे हो कितना सुंदर फूल है, देख रहे हो कितना सुंदर फूल है, जिसका फूल सुंदर उसमें कीट परागण होगा, पहली चीज। ठीक है, उसमें क्या होगा? कीट परागण होगा। लेकिन इन दोनों में कीट परागण के साथ साथ वायु के द्वारा भी परागण होता है। ये 2019 में बिहार बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, जाकर चेक कर लेना, 2023 में भी आपको मिलेगा सेम क्वेश्चन। तो मेरे मुन्ना, मेरे दोस्त, याद रखना, क्या याद रखना? जलकुंभी और जल लीली में परागण कीट और वायु के द्वारा, कीट या वायु दोनों में से किसी से भी हो सकता है। अगला सवाल, बीज में ठीक है, आवाज जा रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है क्योंकि कई महीनों बाद पढ़ा रहे हैं शायद, मे भी इसलिए। ठीक है, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? बीज के अंदर जो थोड़ा बहुत बीजांडकाय बच जाता है। ठीक है, बीज के अंदर, बीज किससे बनता है? याद है, बीज का निर्माण होता है बीजांड से।
बीज का निर्माण होता है बीजांड से। बीजांड के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बीजांड काय कहते हैं। तो बीज बनने के बाद, बीजांड जब बीज बन जाता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत ये लिक्विड यानी बीजांड काय बच जाता है। तो ये किस में बदल जाएगा? जब हमारा बीजांड बीज में बदलता है तो बीजांड काय परिभ्रूणपोष में बदल जाता है। याद रखिएगा, अंडाशय फल में बदलेगा, बीजांड बीज में बदलेगा और बीजांड काय किस में बदलेगा? तो परिभ्रूणपोष में। याद रखिएगा, किस में बदलेगा? परिभ्रूणपोष में। ये सबको याद रखना है, ये सबको याद रखना है कि बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता? तो मेरे दोस्त परिभ्रूणपोष कहा जाता। क्या कहा जाता? परिभ्रूणपोष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? जब दोनों नर युग्मक, ठीक है, परागकण के अंदर दो नर युग्मक है, जब ये दोनों नर युग्मक अंदर घुस जाते हैं भ्रूणकोश के अंदर, तो क्या करते हैं? एक अंड के साथ संलयित हो जाता है और दूसरा किसके साथ? केंद्रीय कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि परागकण के अंदर के दोनों नर युग्मक, परागकण के अंदर के दोनों नर युग्मक क्या करेंगे? दोनों नर युग्मक एक अंड के साथ संलयित होगा और दूसरा केंद्रीय कोशिका के साथ संलयित होगा। आप सोच रहे हैं बार बार हम उधर क्यों देख रहे हैं? ठीक है, फोन देख रहे हैं, मैसेज, हमें पता है कुछ मैसेज ऐसे आएंगे जहाँ पे लिखा होगा आप ये चैनल तुरंत बंद कीजिए वरना हम ये कर देंगे, ठीक है, लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये वो। तो बस डर है, हमें पता है वो मैसेज आएगा, हमको पूरा 110% भरोसा है कि ऐसा मैसेज आने वाला है। तो बस जब कुछ टन टन बोल रहा है ना, तो हमको लग रहा है आ गया, ठीक है। तो बस ठीक है, तैयार है अपने आप को हम। अगला सवाल, दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है? दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है? तो दोहरा निषेचन का मतलब होता है 2 बार निषेचन। दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है? 2 बार निषेचन। ये आपको याद रखना है ना। हम आपके साथ हैं मैम, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस यही सुनना है ना। आप साथ हो, हमें बिल्कुल डर नहीं है, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सही जवाब, इसका क्या होगा सही जवाब? ठीक है, दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है? तो जब एक नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिले, या 2 नर युग्मक एक अंड के साथ मिले, एक पराग नली के 2 नर युग्मक 2 भिन्न भिन्न अंडों के साथ मिले, या युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है? 2 बार निषेचन, एक बार नर और मादा युग्मक मिले और एक बार नर युग्मक आपका ध्रुवीय कोशिका के साथ मिले। ठीक है, 2 नर युग्मक में एक नर युग्मक अंडे के साथ मिलेगा, इसको युग्मक संलयन कहते हैं। एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलेगा, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, आपके परीक्षा में यह भी दे सकता है कि नर युग्मक का क्या, नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ मिलना क्या कहलाता है? तो त्रिसंलयन कहलाता है। नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना युग्मक संलयन कहलाता है। नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से मिलना त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है चलो आगे की तरफ, अगला सवाल। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या बनता है? गुरु बीजाणु क्या बनाएगा? गुरु बीजाणु क्या बनाता है? तो याद रखना भ्रूणकोश। देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, हमारी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी और 4 गुरु बीजाणु बनाएगी। एक मम्मी से 4 बच्चे बनेंगे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनेगा, जिसमें से 3 नष्ट हो जाएगा। एक जो हमारा है ना वो क्रियाशील होकर यानी सक्रिय होकर किसमें बदल जाएगा? तो मेरे दोस्त भ्रूणकोश में। याद रखिएगा, सक्रिय कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या बनता है? तो भ्रूणकोश बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त? तो याद रखना भ्रूणकोश
कोर्स बनता है। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल। अरे नालायको, 12th में आ गए हो, छोटे बच्चे हो क्या है? ऊपर आपको जहाँ पे मैसेज में टप 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 लिख रहे हो ना, ऊपर टेलीग्राम चैनल मेरा है, उसको ज्वाइन कर लो। सारा नोट्स, ठीक है, पूरा 16 चैप्टर तक का खुद से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स फ्री में आपको उस चैनल पर मिलेगा। जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमको लगा वो आप तक पहुंचा देंगे। अगर मेरे तक कभी भी कोई पेपर या कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपको उस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त टेलीग्राम को ज्वाइन किए रहना, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो या बिहार बोर्ड का, चाहे वो 10th का बच्चा हो या 12th का, वो जुड़े रहे। उसी में सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आती रहेंगी, ठीक है। हाँ जी, मेरा खुद का बचपन से सपना था, जब से हम पढ़ाना स्टार्ट किए ना, 12th के बाद हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो 12th के बाद ही मेरा सपना था मेरा खुद का एक चैनल हो, ठीक है। जैसे सब हम कई सारे चैनल में पढ़ाए हैं, तो वो लोग लिखते थे अपने नाम के आगे CEO ऑफ डैश डैश एकेडमी, CEO ऑफ डैश डैश चैनल, है ना, अपने नाम के आगे CEO, डायरेक्टर, ये सब लिखते थे। तो मेरा खुद का एक सपना था यार, मेरे पास भी खुद का एक चैनल हो जिसमें हम लिखे यार मालकिन ऑफ दिस चैनल। तो आज वो सपना पूरा हो गया, आज मेरे पास भी खुद का एक चैनल है ना। तो बस ड्रीम कम्स ट्रू, है ना। सपने अगर आप देखोगे, मेहनत करोगे तो वो पूरा होगा। अगर आपके ही गांव की लड़की, भभुआ जिले दुर्गावती, ठीक है, मुंडेश्वरी देवी हमारे गांव में पड़ता है ये मंदिर, वहाँ की एक बेटी अगर आज यहाँ तक पहुँची है तो आप भी पहुँचोगे, है ना। और आपके साथ तो हम खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर। जहाँ पर भी आपको अपनी बहन की ज़रूरत पड़े, एक बार याद करना, आपकी बहन आपको आपके पीछे खड़ी हुई मिलेगी, है ना, आपके साथ मिलेंगे। तो कभी भी आपको लगे आपको अपनी बहन की ज़रूरत है, आपकी बहन आपके साथ है, ठीक है, आपके साथ है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, 1 कंप्लीट हो चुका, 2 कंप्लीट हो चुका। अब बारी है चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें सवाल है योनि द्वार। अगर मादा जनन तंत्र को देखा जाए तो मादा जनन तंत्र में इसको भग यानी वल्वा कहा जाता है। यहाँ पर आपको क्लाइटोरिस मिलेगा जो आपका शिश्न के समजात संरचना होता है। क्वेश्चन आएगा, शिश्न के समजात महिला में कौन सा अंग होता है? मेल में जो शिश्न होता है, ठीक है, बेलनाकार संरचना, जिसको बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं, जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, उसे शिश्न कहते हैं। बिल्कुल शिश्न के समान एक संरचना महिला में पाया जाता है, उसे क्लाइटोरिस कहा जाएगा, उसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके नीचे आओगे, इसके चारों तरफ 2 मोटा मोटा लेयर होता है ऐसे। सबसे बाहरी वाले को कहते हैं दीर्घ भगोष्ठ, दीर्घ भगोष्ठ, और अंदर वाले परत को कहते हैं, अंदर वाले परत को कहा जाता है लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ। फिर अंदर में आइए, यहां पर आपको मिलेगा इस तरह से 2 छिद्र, इसको कहते हैं मूत्र द्वार, जहां से महिलाएं मूत्र त्यागती हैं। और ये होता है योनि, जहां से देखो यहीं से संतान, जो नॉर्मल डिलीवरी होता है उसमें बच्चा भी यहीं से बाहर आएगा, और आपका मैथुन की क्रिया भी यहीं से होती है। योनि पर एक पतला, एकदम कागज की झिल्ली के समान एक संरचना पाया जाता है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा है। योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली से ढका एक संरचना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस, मेजोरा, इस्थमस या हाइमन। या हाइमन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाइमन। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अंडा के कोशिका द्रव्य में, महिला के शरीर में जो अंडा बनता है, महिला के शरीर में जो अंडा बनता है, याद रखना, अंडा मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है, 9th में पढ़ाया गया। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो अंडा। महिलाओं में बनने वाला अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, और पुरुषों में बनने वाला शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका अंडा, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, इस अंडे के अंदर, इस अंडे के अंदर क्या चीज नहीं होता? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी काय, या डी सेंट्रोसोम, या ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम। अंडा के कोशिका द्रव्य में
क्या नहीं होता? आपका जवाब होगा अंडा के कोशिका द्रव्य में सेंट्रोसोम नहीं होता। अंडा के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता? सही जवाब होगा सेंट्रोसोम नहीं होता। बाकी राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है, ये आपका सवाल है। ठीक है, बताओ क्या होगा, है ना? बोलो बोलो, क्या होगा करेक्ट आंसर? एंडोमेट्रियम, देखो ये है महिला का गर्भाशय। ठीक है, महिलाओं में बच्चा 9 महीने तक, आप कभी सवाल मन में आए कि आखिर एक पुरुष संतान क्यों नहीं उत्पन्न कर सकता, है ना? अक्सर औरतें भी कह देती है ना कि लड़का क्यों नहीं बच्चा पैदा कर सकता। तो भैया बायो पढ़ो। ठीक है, बायो के अकॉर्डिंग आपको बता दें, मेल में बच्चा रखने के लिए थैली नहीं है। बच्चा रहेगा कहाँ? 9 महीने तक, 9 महीना लगेगा बच्चा का पूरा शरीर तैयार करने के लिए। उसको एक जगह चाहिए जहां पर वो सांस ले सके, जहां पे वो खा सके, जहां पे वो आराम से रह सके। तो पुरुष में वो जगह नहीं है और महिला के पास है, जिसको गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आकार का एक थैली जैसी संरचना होती है। इसमें 3 परत पाया जाता है। सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? बाह्य परत। बाह्य परत यानी पेरीमेट्रियम। ठीक है, बाह्य परत। दूसरी परत को हम कहते हैं मध्य परत यानी मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली परत जो खून से बनी होती है। सबसे अंदर वाली परत किस चीज से बनती है? तो याद रखना, खून से बनी होती है, जिसको अंतःगर्भाशयी परत, अंतःगर्भाशयी परत या एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, ये परत क्या करता है? 9 महीने तक बच्चे को आराम से रहने देता है। कहता है तुम मेरे ऊपर आराम से रहो गद्दा बनाकर, और हम तुमको खाना देते रहेंगे ताकि तुम खा पी कर 9 महीना तक एकदम हट्टा कट्टा बन जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा वेट कर रहे। तो याद रखिएगा, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? सही जवाब होगा गर्भाशय का। किसका? गर्भाशय की सबसे अंदर वाली परत। ठीक है, गर्भाशय की आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, गर्भाशय की अंतः परत को हम अंतःगर्भाशयी परत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखना, अंतःगर्भाशयी परत कहते हैं। क्लियर? क्लियर। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम किन्नर बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं बच्चों, उनके पास यही चीज नहीं होता, गर्भाशय नहीं होता। ठीक है, चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? आपको बताना है। जैसे मेल में, ठीक है, मेल में प्रोस्टेट नहीं लिखना चाहिए था, बल्बो यूरेथ्रल, है ना? ये आप बताओ, इस सवाल का जवाब दो कि मादा में कौन सी ग्रंथि है जो बल्बो यूरेथ्रल के समान होता है? ठीक है, पुरुष में पाया जाता है। पुरुष में, पुरुष के जनन तंत्र में याद रखना 3 ग्रंथियां होती हैं। पुरुष के जनन तंत्र में 3 जनन ग्रंथि होता है। शुक्राशय, दूसरा प्रोस्टेट, और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? काउपर। याद रखिएगा, दोनों नाम इसी का है, कंफ्यूज नहीं होना। एक पुरुष के शरीर में 3 ग्रंथियां होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। शुक्राशय प्रोस्टेट मिलकर के वीर्य का निर्माण करती हैं। बल्बो यूरेथ्रल से निकलने वाला लिक्विड लड़का के मूत्र नलिका को साफ करता है, ताकि अगर कुछ भी मूत्र की बूंदें होंगी तो वो साफ हो जाए, ताकि हमारा शुक्राणु आराम से बाहर निकल सके। तो याद रखिएगा, पुरुष के शरीर में 3 ग्रंथि है, शुक्राशय संख्या में 2 होता है, प्रोस्टेट संख्या में केवल 1 होता है, और बल्बो यूरेथ्रल 2 होता है। आपसे सवाल है कि जैसे लड़के में बल्बो यूरेथ्रल होता है ना, सेम उसी तरह से लड़की में भी एक ग्रंथि होता है जो बिल्कुल इसकी तरह होगा। तो आपका जवाब होगा पार्यूरिल, यानी जिसको हम बार्थोलिन कहेंगे। आप ये मत नाम याद रखो, आप याद रखो बार्थोलिन, है ना? बार्थोलिन ग्रंथि बिल्कुल मेल के बल्बो यूरेथ्रल के समान होता है। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथि क्या है?
बार्थोलिन ग्रंथि मेल के बल्बोयूरेथ्रल के समान होता है। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथि क्या है तो याद रखिएगा, बार्थोलिन ग्रंथि आपका मेल के बल्बोयूरेथ्रल के समजात होता है। दोनों क्या करते हैं तो भैया देखो, बल्बोयूरेथ्रल संभोग की क्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, संवेदना उत्पन्न करेगा, सेम उसी तरह से बार्थोलिन। ठीक है, वही चीज है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। बल्बोयूरेथ्रल भी लुब्रिकेट, स्नेहक का काम करता है, और बार्थोलिन ग्रंथि भी वही करती है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अंडाशय से जो अंडा निकलेगा उसमें क्या होगा? देखो हमने कहा था, क्या कहा था, लड़की जितनी भी मादा हैं उनका गुणसूत्र क्या होता है, उनका जनन गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, तो आपका जवाब है XX। इनके शरीर में जितना भी अंडा बनेगा उन सब में क्या होगा, एक X। जितना भी अंडा बनेगा उन सब में X पाया जाएगा। अगर लड़का होता तो लड़का में X भी होता, Y भी होता, तो उसके अंदर जो शुक्राणु बनता वो X वाला भी होता, Y वाला भी होता। लेकिन एक लड़की के पास तो X ही X है, तो भैया वो इसको भी X देगी, इसको भी X देगी। तो सवाल, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडा में क्या होता है, तो याद रखना एक X गुणसूत्र। क्या देखने को मिलेगा तो मेरे दोस्त एक X गुणसूत्र मिलेगा। ठीक है, अरे क्या मिलेगा, एक X गुणसूत्र मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। प्राथमिक शुक्राणु की कोशिका में क्या होगा, वो द्विगुणित होगा, एक गुणित होगा, त्रिगुणित होगा या बहुगुणित होगा। तो प्राथमिक शुक्राणु द्विगुणित होता है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित होगा, ये आपको याद रखना। शुक्राणु अगुणित होता है। अंडोत्सर्जन, अंडा, महिला के शरीर से अंडा किस हार्मोन के वजह से बाहर निकलता है? देखो FSH ये पूटक बनाने का काम करता है। क्या करने का, पूटक बनाने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन ये क्या, देखो एस्ट्रोजन परत बनाना, एंडोमेट्रियम परत बनाने की क्रिया को स्टार्ट करेगा। एंडोमेट्रियम परत के निर्माण को प्रारंभ करेगा, एंडोमेट्रियम परत के निर्माण को प्रारंभ करेगा। ठीक है, लड़की के गर्भाशय में ये परत होता है ना, ये हर महीने बनता है और जब टूटता है तो रक्त के रूप में निकलता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं। तो ये परत बनाने का काम शुरू करेगा एस्ट्रोजन, लेकिन उसको बनाए रखने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। कहीं वो टूट ना जाए इसका ध्यान कौन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन सवाल है कि अंडे को कौन बाहर निकालता है, तो सही जवाब है LH। LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का नाम क्या होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा मेरे दोस्त, याद रखना, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है, तो आपका करेक्ट आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, लीडिंग का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? मेल में। अब ये लीडिंग कोशिका मेल में पाया जाता है। ठीक है, लीडिंग कोशिका काम क्या करता है, तो लीडिंग कोशिका से मेल सेक्स हार्मोन निकलता है। लीडिंग कोशिका क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, सॉरी एंड्रोजन, एंड्रोजन इस हार्मोन को निकालता है। लेकिन सवाल, इसको कंट्रोल कौन करता है, लीडिंग को कंट्रोल कौन करता है, तो LH हार्मोन। ठीक है, LH हार्मोन लीडिंग को कंट्रोल करता है, और FSH हार्मोन लड़कों में सटोली कोशिका, देखो लड़की में अंडा के ऊपर पूटक बनाएगा। देखो याद रखो, लड़का लड़की दोनों में ये हार्मोन निकलेगा, दोनों में निकलेगा। ठीक है, लड़की में LH का काम है अंडा को बाहर निकालना, अंडा को बाहर निकालना, वहीं पर लड़का में काम होता है लीडिंग कोशिका को कंट्रोल करना, लीडिंग सेल को कंट्रोल करना। वैसे ही बात करेंगे FSH का, FSH लड़का लड़की दोनों में निकलेगा, लड़कों में सटोली कोशिका को कंट्रोल करता है, और लड़की में क्या करेगा, अंडा के ऊपर पूटक बनाएगा, अंडा के ऊपर पूटक बनाएगा। ठीक है, तो काम याद रखना कि लड़कों में कौन सा हार्मोन क्या करेगा और लड़की में कौन सा हार्मोन क्या करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको मेरे दोस्त याद रखना है। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? ठीक है,
अंडोत्सर्जन, अंडे का उत्सर्जन किस हार्मोन के वजह से होता है? तो मेरे दोस्त अंडे का उत्सर्जन अभी जस्ट बताएं, क्या बताएं? LH हार्मोन। अंडे का उत्सर्जन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो सही जवाब होगा LH हार्मोन के द्वारा। ठीक है, ठीक है। अगला, लीडिंग का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? तो अब तुरंत बताए हैं जी। लीडिंग सेल का कंट्रोल कौन करता है? LH करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए अगला सवाल, एक्रोसोम। ठीक है, मेरा जूता है जापानी, मेरा पतलून इंग्लिस्तानी। वैसे ही लड़का के शरीर में जो शुक्राणु बनता है उस सर पे टोपी लगाया रहता है। लड़कों के शरीर में बनने वाला शुक्राणु, उसके सर पर टोपी होता है, उस टोपी को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या है? तो एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का भाग है। ठीक है, मानव शुक्राणु के सर पर एक टोपी नुमा संरचना होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको एक्रोसोम कहते हैं। अगला, शुक्राणु का संचरण, शुक्राणु किसके द्वारा चलता है? अगला सवाल है, शुक्राणु चलता किसके वजह से? शुक्राणु देखो भैया बनता लड़का के शरीर में, आता लड़की के शरीर में है। कैसे आता है? उसके पास पैर वैर है? हाँ, उसके पास पूंछ है। ठीक है, शुक्राणु चलता किसके वजह से है? पूंछों के द्वारा। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? तो मेरे दोस्त जवाब होगा पूंछ के द्वारा। शुक्राणु का संचलन पूंछ के द्वारा होता है। अगला सवाल, गर्भाधान अवधि। ठीक है, गर्भाधान अवधि क्या है? जन्म एवं प्यूबर्टी के बीच का, भ्रूण निर्माण एवं गर्भधारण के बीच का, निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का, निषेचन एवं गर्भधारण के बीच का। गर्भाधान, अब ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन होमवर्क भी तो देना है ताकि कमेंट में कुछ तो आए, है ना? कमेंट में कुछ तो आए, क्योंकि देखो भैया अपने को सपोर्ट करने वाले 10 हैं लेकिन मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले 1000 आने वाले हैं कमेंट में, है ना? तो कमेंट हमें पता है भरने वाला है, बहुत सारा नेगेटिविटी भर भर के आएगा, है ना? आप ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत चीज लिखा हुआ हमको मिलने वाला है। तो इसीलिए जो मेरे पास 10-20 अच्छे वाले बच्चे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा लिखे, इसलिए होमवर्क दे रहे हैं। इसका जवाब आप कमेंट में बताना। सी अरे अभी नहीं बताना था, ठीक है? कमेंट में बताना है गर्भाधान अवधि क्या है, ये आप हमको कमेंट में बताओगे। क्लियर है? क्लियर। और आज का ये सुपर डुपर क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एकदम भौकाली क्लास आपकी भौकाली मैम के स्टाइल में। तो कैसा लगा आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सबको कह दीजिएगा कि आपकी निधि मैम, है ना, आपकी निधि मैम आ चुकी है यूट्यूब पर भौकाल मचाने के लिए फिर से। तो उसमें हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, हमारा ये छोटा सा चैनल, छोटा सा परिवार 10,000 सब्सक्राइबर का हो चुका। आप लोगों का इसी तरह से प्यार सपोर्ट मिला तो बहुत जल्दी 1 लाख का होगा और फिर तो पार्टी होगा, पार्टी, है ना? चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, मस्त रहो। लेकिन हाँ, जाते जाते हम ना एक, तुम लोग पता ना निधि मैम अपने शायरियों के लिए जानी जाती हैं, तो हम आपके लिए एक शायरी लेकर आए थे जो जाते जाते अपने स्टूडेंट को सुनाना चाहते हैं कि महादेव, ठीक है, महादेव के लिए है कि महादेव अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, कि महादेव अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना और निधि मैम के स्टूडेंट्स को सलामत रखना। ठीक है, उनसे यही दुआ है कि अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, क्योंकि हम बहुत सबके नज़रों में बहुत गलतियां की हैं, तो हमें पता है हम ऊपर जाना है उनके सामने। ठीक है, तो वहाँ पर वो हमको जमानत दे और मेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखें। बाकी कामयाब तो हम होकर दिखाएंगे, क्योंकि वक्त आएगा नहीं, हम खुद लेकर आएंगे। तो अब तैयार हो जाओ, ठीक है? कामयाबी आएगी जरूर, मेरी भी और आपकी भी। ठीक है, हम दोनों मेहनत करेंगे, आप 90 लाने के लिए और हम अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ओके देन। अच्छा तो हम चलते हैं, है ना? तो हम चल रहे हैं, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, मेरी क्लासेस में आते रहो। और 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब आ रही है। ठीक है, आप लोगों को नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे तुरंत क्लास का नोट्स दे देंगे और नेक्स्ट क्लास कब ला रहे हैं उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है,
ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, टेक केयर।